Okay, good morning, students. Today our topic is Viterbi decoding. This is the last topic of your fourth unit. This is the last topic of your fourth unit. आज की क्लास में हम लोग Viterbi decoding करके इसको कंप्लीट करेंगे और जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, कल का जो भी हमारा लेक्चर रहेगा, कल के लेक्चर में सिर्फ आप लोगों को जो मैंने नोट्स सेंड किए हैं, जो मैंने ग्रुप में आप लोगों को नोट्स आज सेंड किए हैं, आप लोगों से एक बार चेक कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में आप लोगों को वो उनमें से उस नोट्स में से जितने अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं किए, जितने न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने नहीं किए हैं, जो भी हमारा कल वाला लेक्चर रहेगा, सारे न्यूमेरिकल्स आप लोग उस लेक्चर में उसके करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें कोई हम लोग नया टॉपिक डील नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग न्यूमेरिकल से सॉल्व कीजिएगा और अगर उसमें उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। तो जो भी हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना विटर्बी डिकोडिंग, है ना। जो भी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, देख लीजिएगा। लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, उसका नाम है विटर्बी डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटर्बी डिकोडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। विटर्बी डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखो देखो बेटा, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, वो सारे मेथड्स वो मेथड थे जिनका यूज़ किया जाता था कॉन्वोल्यूशनल कोड जनरेट करने के लिए, है ना। कौन कौन से मेथड हमने डिस्कस किए थे? वी डिस्कस द पॉलिनोमियल अप्रोच, ट्रांसफर डोमेन अप्रोच, टाइम डोमेन अप्रोच, मैट्रिक्स मेथड एट्सेट्रा। क्लियर है? इन सारे मेथड्स का हमने यूज़ किया था। एक बार मुझे बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे चैट करके बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार मुझे बताइएगा, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक ठीक है ना। तो आज के मेथड में हम लोग विटर्बी डिकोडिंग करने जा रहे हैं। विटर्बी डिकोडिंग, एज नेम सजेस्ट दैट दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिकोडिंग पर्पस। ओके, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ डिकोडिंग? Suppose some message is sent from transmitter towards the receiver. When a message is transferred from transmitter towards the receiver, so the process that is going on in transmitter side is known as encoding, and the process that is used to extract the message from the transmitted message is known as the decoding. Okay, so always we require a encoder circuit in the transmitter side, same as we require the decoder circuit in the receiver side. क्लियर बात। तो जैसे मैंने आप लोगों को एनकोडर डिज़ाइन करना सिखाया है ना, आप लोगों को कॉन्वोल्यूशनल एनकोडर कैसे डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कोड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ कोड हम कॉन्वोल्यूशनल कोड कैसे जनरेट करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक, तो अब जब डेटा, जो भी हमारा कन्वॉल्व डेटा है ना, जो भी हमारा कन्वॉल्व डेटा है, जब वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ सेंड कर दिया जाएगा तो रिसीवर में तो हमें कॉन्वोल्यूशनल कोड मिलेगा, लेकिन डिजायर्ड क्या है? डिजायर्ड है हमारा मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो उस कन्वॉल्व डेटा से उस मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस कन्वॉल्व डेटा से मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं। ये है हमारा विटर्बी डिकोडिंग। क्या कहते हैं इस मेथड को? विटर्बी डिकोडिंग। ठीक है, इसका जो भी थियोरेटिकल पार्ट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना। इसमें जो भी यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट मैंने लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कॉन्वोल्यूशनल कोड में ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, डिकोडर की ज़रूरत होती है, एनकोडर की ज़रूरत होती है, प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। ये सब मैंने थियोरेटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक। ठीक है, तो जब हम किसी भी मैसेज सिग्नल से किसी भी ट्रांसमिटेड सिग्नल से मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो उसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी स्टेप्स हैं मैं आप लोगों को एक बार रेट करके यहाँ पे बताता हूँ।
बाकी आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। लेकिन स्टेप्स एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टेप्स एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कई बार एग्जाम से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आ जाता है कि राइट डाउन द स्टेप्स दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन द विटर्बी डिकोडिंग, है ना। तो कई बार ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आप लोग ये वाले स्टेप्स को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, है ना। तो अभी तो सबसे पहले एक बार रीड कर लीजिए क्या है जो हमारे स्टेप नंबर 1, अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1, according to number of stages in the received data we draw the trellis structure, है ना। अभी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किसको स्टेजेस किसे कह रहे हैं, जिसमें बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस वी ड्रॉ द ट्रेलिस स्ट्रक्चर। लेकिन अभी सिर्फ आप स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या है ना, आप लोगों की न्यूमेरिकल बनाते समय आसानी होगी। सेकंड, पैरेलल जो भी आउटपुट है उसको हम लोग ट्रेलिस कोड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ट्रेलिस लाइन के ऊपर, ट्रेलिस लाइन जो रहती है उनके ऊपर हम लोग अपने आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। नोट द रिसीव डेटा अबाउट द ट्रेलिस स्ट्रक्चर, जो भी जिस डेटा से हमें मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है, उसे आउटपुट लाइन के ऊपर फ्रेम कर दिया जाता है, ठीक है। जो भी हमारे स्टेप नंबर 3 है नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड डेटा कैलकुलेट हैमिंग डिस्टेंस एंड इट इज़ नोन एज मैट्रिक, ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा, कोई नया टर्म वैसे नहीं है क्योंकि मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, क्योंकि आप लोग शायद पढ़े नहीं होंगे, इसलिए आप लोगों को ये टर्म मैट्रिक एक नया टर्म, ये हैमिंग डिस्टेंस आप लोगों को नया टर्म लग रहा होगा, है ना। मैंने इसके बारे में पहले बताया हुआ है। हैमिंग डिस्टेंस मतलब होता है, सपोज देयर आर द टू कोड्स, हैमिंग डिस्टेंस हमेशा कभी भी डिस्टेंस निकाली जाती है तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, है ना। सपोज हमारे पास दो कोड है, वन इज C1, यहाँ पे देख लेते हैं। Suppose we have two different codes, one is C1 is 101, okay, and C2 is 100, okay. So how can we calculate the Hamming distance? Hamming distance is written as h of C1 comma C2। आई थिंक ये मैंने सेकेंड यूनिट के पहले या दूसरे टॉपिक में ये सब छोटे छोटे टर्म्स आप लोगों को बताए थे, आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, है ना। तो कभी भी डिस्टेंस निकालने के लिए, हैमिंग डिस्टेंस निकालने के लिए दो कोड्स का होना जरूरी है। अब जब कैसे निकालते हैं, हम दोनों कोड्स को चेक करते हैं और उनकी सिग्निफिकेंट पोजीशंस को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 1 दिया है, सेकंड पोजीशन में 0 दिया है। सेकंड यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 दिया है, सेकंड पोजीशन में 0 दिया है। लेकिन डिफर कौन सी कर रही है? डिफर हमारी लास्ट पोजीशन कर रही है, जिसमें एक में 1 एक में 0 है। तो कितने बिट का चेंज है? सिर्फ और सिर्फ 1 बिट का चेंज है। तो इसकी हैमिंग डिस्टेंस इसकी हो गई 1। क्या होगी बेटा इसकी हैमिंग डिस्टेंस? 1। सपोज एक कोड है 10, एक कोड है 11, इसकी हैमिंग डिस्टेंस कितनी? इसकी हैमिंग डिस्टेंस भी हो गई 1, है ना। सपोज एक कोड है 1 1 1 1 0 5 टाइम्स 1, एक कोड है हमारा 0 0 1 1 1। कितने बिट का चेंज है? स्टार्टिंग जो 2 बिट है वही बस चेंज है। सो इट्स हैमिंग डिस्टेंस विल बी 2। क्लियर बात? सो फॉर कैलकुलेटिंग द हैमिंग डिस्टेंस वी ऑलवेज नीड 2 डिफरेंट कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये विटर्बी डिकोडिंग है, इसमें जो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होता है ना, इस हैमिंग डिस्टेंस को मैट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मैट्रिक, METRIC, मैट्रिक, मैट्रिक्स नहीं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक। क्लियर? जो भी हैमिंग डिस्टेंस होती है उसको जो भी सक्सेसफुल हैमिंग डिस्टेंस होते हैं, नाउ व्हाट इज सक्सेसफुल हैमिंग डिस्टेंस, नाउ व्हाट इज अनसक्सेसफुल हैमिंग डिस्टेंस, जो भी हम लोग अभी टॉपिक में डील करेंगे, है ना। सब बस अभी समझिएगा। जो भी सक्सेसफुल हैमिंग डिस्टेंस होती है उसको एक इनक्लोज्ड पाथ, दैट मीन्स उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज 0 इज अ हैमिंग डिस्टेंस, सो 0 को इस टाइप से एक सर्कल में आप लोग एनकाउंटर कर देंगे, सर्कल के अंदर इसको मेंशन कर देंगे।
ठीक है, आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर बात? चलो। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स वी एलिमिनेट द एनी लाइन ऑफ हायर मैट्रिक। हमें जो भी हायर मैट्रिक की लाइन मिलेगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। एंड द पाथ दैट कंसिस्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट लोअर मैट्रिक्स इज नोन एज सर्वाइविंग पाथ। ये जो लाइन है, ये जो हमारा स्टेप है, ये जो हमारा सर्वाइविंग पाथ की डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये देख लीजिएगा यहाँ से सर्वाइविंग पाथ की डेफिनेशन में आप लोगों को यहाँ से क्या 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 कह रहा हूँ। Every path is responsible to generate a metric, but the part that is responsible to generate lower metric is known as surviving path, है ना। जो पाथ का एग्जिस्टेंस होता है लोअर मैट्रिक को जनरेट करने के लिए, उसे हम कहते हैं सर्वाइविंग पाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। At last trace the trellis diagram from output side to input side। ठीक है, from last bit to first bit। ठीक है, from last bit to first bit and we will get the decoded message signal। सबसे लास्ट में हम जो भी हमारा पाथ होता है उसको जो भी हमारा डिकोडिंग पाथ होता है उसको लास्ट बिट से फर्स्ट बिट की तरफ ट्रेस करते हैं और अपने सर्वाइविंग और हम अपने आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं, मैसेज को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर बात है? ठीक है, आई थिंक स्टेप सभी को क्लियर होंगे। किसी को कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि देयर इज सम एनकोडर सर्किटरी एंड बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर एनकोडर वी फाउंड सम आउटपुट सीक्वेंस एज 11011100011010 ऐसा ऐसा कुछ कुछ दिया हुआ है ना। सो आप लोगों को बोला गया है कि decode the convolved data, decode the convolved sequence and find out the message by using Viterbi decoding method, है ना। ऐसा एक मेथड, ऐसा ऐसे एक टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी को समझ में आया तक? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये है इसके लिए विटर्बी डिकोडिंग पाथ, ये है इसके लिए विटर्बी स्ट्रक्चर। ये जो मैंने बनाया ना, ये है इसके लिए विटर्बी डिकोडिंग स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा, जैसे आप लोग जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी हमें सीक्वेंस दिए है ना, जो भी हमारे क्वेश्चन में जो भी सीक्वेंस दिए है, आप उस सीक्वेंस को काउंट करें। उस सीक्वेंस में आप काउंट करेंगे कि आपको कितने डिफरेंट स्टेजेस चाहिए। क्लियर बात है? मैं जो कह रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है? कुछ लोगों को फिर भी डाउट आ सकता है कि मैं स्टेजेस किसे कह रहा हूँ, वो एक बार देख लीजिएगा जिनको डाउट आ रहा है। यहाँ पे आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिख रहा है सभी को? मैंने कॉमा जो किया है, जितने भी कॉमाज हैं उनको हमने ऐड कर लिया। कॉमा के अंदर जितने भी मैंने पार्टीशन किए हैं बिट्स को, उनको सबको मैंने यहाँ पे देखा कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे 12 कॉम्बिनेशन दिख रहा है। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। Okay, it means that to design a vertical decoder we need 12 different stages। सभी को बात यहाँ तक समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने यहाँ पे 7 स्टेजेस के लिए डिज़ाइन किया। ये टोटल कितने स्टेज के लिए होगा? ये टोटल 12 स्टेज के लिए होगा। काफ़ी लोगों को फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा वो एक बार चेक कीजिएगा, है ना। वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ पे 12 स्टेजेस हैं, जो भी हमारे, मुझे नहीं पता, बार बार पलटाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपने मन से कोई भी सीक्वेंस ले रहा हूँ, है ना। 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1, और ऐसा ही जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक, मैं कुछ डॉटेड लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है। आप लोगों को ऐसे हर क्वेश्चन में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है ना। आप लोगों को हर क्वेश्चन में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं तो
आप लोगों को ये सब प्रोसेस करने में ही आप लोगों के बहुत 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 सारा टाइम निकल जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे डिफरेंट स्टेजेस मैंने बना दिया है ना। ये जो हर एक ग्रुप है ना बेटा, ये जो हमारा ग्रुप है, इनको हम लोग स्टेज कह रहे हैं। ये हमारा एक स्टेज हुआ, यहाँ से अपने यहाँ तक हमारा 2 स्टेज हुआ, 3 स्टेज हुआ, 4 स्टेज हुआ, एंड सो ऑन। क्लियर बात है? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे जितने भी स्टेजेस होते हैं बेटा, जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं उतने हम स्टेजेस बना लेते हैं। ठीक है। अब हर स्टेज में हमें नोड मेंशन करने हैं, हर स्टेजेस में हमें नोड मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पे हमने नोड मेंशन कर दिया, क्योंकि 2 बिट है, 4 कॉम्बिनेशंस होंगे। अगर यहाँ पे 3 बिट रहते तो टोटल 8 कॉम्बिनेशंस होते हैं, है ना। जो हम लोगों ने कोड ट्री के स्ट्रक्चर में देखा था, जब कोड ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखा था, कौन कौन से 4 स्टेज होंगे बेटा? ABCD, है ना। वैसे कौन कौन से स्टेजेस होंगे बेटा? ABCD। वैसे कौन कौन से स्टेजेस होंगे? ABCD। वैसे ही ABCD। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है। अब जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट, जब मैंने आपको यही यूनिट स्टार्ट करवाया था, तो मैंने आप लोगों को उस समय सिखाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्वोल्यूशनल कोड बताया था मैंने आप लोगों को वहाँ पे। उस समय एक रिप्रेजेंटेशन, जैसे उसमें ट्रेलिस स्ट्रक्चर होता है, वो सॉरी ट्री डायग्राम होता है ना। ट्री डायग्राम होता है, और भी 1-2 मेथड्स हम लोगों ने देखा था, है ना। एक रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि जो 1 के ट्रांजिशन जो होता है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया, 0 के ट्रांजिशन को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 के ट्रांजिशन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे 0 के ट्रांजिशन को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 के ट्रांजिशन को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब पाथ मैं कैसे बना पा रहा हूँ? ये पाथ बनाने के लिए हमें इसकी स्ट्रेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स देखनी होगी, स्ट्रेट ट्रांजिशन टेबल देखना होगा। ये सब इस फर्स्ट यूनिट में, ये सब इसी यूनिट के पहले लेक्चर में, मैं पहले या दूसरे लेक्चर में इस यूनिट के ये सब मैंने डील किया था, है ना। जिसमें मैंने सी के लिए भी बताया था, जो भी हो मैं भी अपने मन से बना रहा हूँ, जिसमें ये सब हम लोगों ने लिखा था कि कैसे कैसे बनाते हैं, ऐसे कि स्ट्रक्चर कुछ फॉर्म हो जाता है। ठीक है। ऐसा कुछ ट्रेलिस डायग्राम हमने बताया था, इसको कुछ ट्रेलिस रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ट्रेलिस डायग्राम बताया था मैंने। तो विटर्बी डिकोडिंग के लिए हमें ट्रेलिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। विटर्बी डिकोडिंग के लिए हमें ट्रेलिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो इस टाइप का ट्रेलिस डायग्राम होता है ना बेटा, इसी को हर स्टेज के लिए रिपीट कर देते हैं हम लोग। इसी ट्रेलिस डायग्राम को हर स्टेज के लिए रिपीट कर देते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप लोग पूरा, है ना। सेम डायग्राम होगा, ए से ए में, ए से बी में, ए से ए में, ए से बी में। तो जो फर्स्ट स्टेज का जो भी डायग्राम होता है बेटा, पहले का जो होता है ना, उसी को हम लोग बाकी सब के लिए सेम रखते हैं, है ना। जब बात सबको समझ में आई? क्लियर है? तो क्योंकि बहुत लेंदी होता है, इसलिए मुझे अपने पेज को फोल्ड करना पड़ा है ना। मुझे इसको इस तरफ से वर्टिकल बनाना पड़ा है, नहीं तो हॉरिजॉन्टली ये हमारे पेज में नहीं आता। ठीक बात यहाँ तक सभी को समझ में आए? अब और क्या बताया था ट्रेलिस डायग्राम में? ट्रेलिस डायग्राम में मैंने बताया था ट्रांजिशन लाइन के ऊपर में हम लोग आउटपुट लिखते हैं। ठीक है। जो डार्क लाइन होती है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द 0 ट्रांजिशन, डैश लाइन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट द 1 ट्रांजिशन। क्लियर बात? नाउ दिस सर्कल, नाउ द वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड अंडर द सर्कल, नाउ द वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड अंडर द सर्कल इज नोन एज metric. Now the value that is represented under the circle is known as metric. Now the question arises that how can we generate this metric? How can we generate this metric? This metric is totally this metric is the value under this matrix. The value under this metric is generated by comparing the given data in the question with the output that is represented over the ट्रांजिशन लाइन, है ना। जो भी हमें क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया रहता है ना, उसके साथ हम अपने आउटपुट को कंपेयर करके इस मैट्रिक की वैल्यू को डिफाइन करते हैं। इट मीन्स दैट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों बिट डिफर करते हैं। बिकॉज दोनों बिट डिफर करते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। बात समझ में आई? अब अगर इसको और इसको चेक करूं, क्योंकि इस स्टेज के अंदर, ध्यान दो भाई सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस स्टेज के अंदर तो हमारी
ये लाइन भी आएगी और ये लाइन भी आएगी। जब नीचे वाली लाइन की तरफ जाता हूँ तो 1 1 1 0, कितनी मैट्रिक आ रही है भाई इसकी मैट्रिक आ गई है, कितनी मैट्रिक आई इसकी भी मैट्रिक आ रही है 1, तो हम यहाँ पे 1 करके अंडर सर्कल कर सकते थे। कोई डाउट किसी को भी? जिसको भी कुछ भी डाउट होगा आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली मैट्रिक है, इसकी नीचे वाला जो भी है इसकी मैट्रिक हो जाएगी 1। क्लियर बात? यहाँ पे देखिएगा दोनों नोड में, चाहे मैं ऊपर वाली नोड की बात करूँ चाहे मैं नीचे वाली नोड की बात करूँ, दोनों नोड में सिर्फ एक एक पाथ आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल पाथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक, बात समझ में आई। इसके बाद मुझे यहाँ पे बी भी बनाना था, हो सकता है सी भी यहाँ पे बनाना था, हो सकता है डी भी यहाँ पे बनाना था, लेकिन क्योंकि हर डायग्राम हमारा ए से ही ट्रांजिट करना स्टार्ट करता है, इसलिए जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें बी सी डी बनाना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। बात सबको समझ में आई? वैसे जो हमारा लास्ट स्टेज होता है वो भी हमारा ए में ही ट्रांजिट करता है, तो इसलिए लास्ट स्टेज में भी हमें बी सी डी बनाना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। जैसे ये हमारा लास्ट स्टेज है, तो लास्ट स्टेज में भी देखिए सेकंड लास्ट में तो ए बी सी डी है, अप टू सेकंड लास्ट तक ए बी सी डी है, लेकिन लास्ट स्टेज में तो सिर्फ ए है। तो जो भी हमारा लास्ट स्टेज होता है और जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है उसमें हमें पूरी की पूरी चारों नोड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है भाई यहाँ तक सभी को? चलिए सेकंड स्टेज की तरफ जाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। जब मैं सेकंड स्टेज की तरफ जाता हूँ तो इसका आउटपुट है 0 0 और क्वेश्चन में जो दिया गया है वो है 0 1। व्हेन वी कंपेयर 0 1 विद 0 0 0 सो देयर इज़ 1 बिट डिफरेंस। सो कितने बिट का डिफरेंस हो जाएगा? 1 बिट। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, क्योंकि यहाँ से तो हमें 1 मिलेगा, लेकिन ये जो पाथ है वो तो हमारा इस ए से आ रहा है और इस ए की मैट्रिक है 2 और यहाँ से कितना मिला 3, तो क्यूमुलेटिव डेटा क्या हो जाएगा? यहाँ से हम मिला हमें 2 और यहाँ से इसकी मैट्रिक हमें मिली 1, तो 2 + 1 दैट इज़ हमारा यहाँ पे क्या डेटा आ जाएगा? क्या डेटा आएगा बेटा यहाँ पे हमारा ये वाली जो मैट्रिक हो जाएगी, ये वाली मैट्रिक हमारी हो जाएगी 3। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक। लेकिन इस नोड में आप चेक करिए बेटा, इस नोड में एक पाथ और आ रहा है, वो हमारा नीचे से आ रहा है। बात समझ में आई? और क्योंकि ये वाली नोड तो हमारी यहीं से स्टार्ट हुई है, तो इसकी मैट्रिक तो हमारी ऑलरेडी 0 ही होगी, क्योंकि ये मैट्रिक तो यहीं से स्टार्ट हो रही है। अब मैं इसमें आपका आउटपुट लिखा हुआ है 1 0, है ना। जब इस 1 0 को इस 0 1 से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों बिट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट वाले बिट 0 है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट वाले बिट्स यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों बिट डिफर कर रही है। क्योंकि दोनों बिट डिफर कर रही है तो इसकी मैट्रिक हो जाएगी 0, इसकी मैट्रिक हो जाएगी 2, है ना। क्योंकि दोनों बिट डिफर कर रही है इसलिए इसकी मैट्रिक हो जाएगी 2 बिकॉज ऑफ द 2 बिट डिफरेंस। ठीक। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे बेटा कि इसी नोड में हमें 2 मैट्रिक मिल गए। कौन कौन से 2 मैट्रिक मिल गए? इस नोड में हमें एक 3 मिल गया है और एक हमें 2 मिल गया। अब आप दोनों में चेक करेंगे 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। जिसकी मैट्रिक कम होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी मैट्रिक कम होगी दैट पाथ इज नोन एज सर्वाइवल पाथ। जो मैंने अभी डेफिनेशन के टर्म में आप लोगों को मेंशन कराया था ना, तो इस नोड में 2 पाथ आ रहे थे, एक ऊपर वाला पाथ आ रहा था, एक नीचे वाला पाथ आ रहा था। तो क्योंकि नीचे वाले पाथ से मुझे लोअर मैट्रिक मिल रही है, दैट्स वाई दिस पाथ इज नोन एज सर्वाइवल पाथ। और जो हमारा ऊपर वाला पाथ है बेटा, इसको हम लोग एक क्रॉस लगा के यहाँ से क्लोज कर देंगे, मतलब हमें इस पाथ को कंसिडर ही नहीं करना। बात समझ में आई? जैसे इस नोड की तरफ आता हूँ, इस नोड में भी 2 पाथ आ रहा है, या ये पाथ आ रहा है, ये पाथ आ रहा है, तो मुझे देखना है कि दोनों में से कौन सा सर्वाइवल है ना। तो मैं देखता हूँ ये पाथ जहाँ से आ रहा था उसकी मैट्रिक 2 थी। अब मुझे ये 1 0 से चेक किया तो यहाँ पे भी, यहाँ 0 1 है और यहाँ 1 0, तो 2 बिट का डिफरेंस हो गया। तो ये 2 बिट और इसकी पहली वाली मैट्रिक 2 + 2, यहाँ पे कितना इसका मैट्रिक कितना आ जाएगा 4। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ से आता हूँ, इसकी जो सी है इसकी मैट्रिक है 0 और ये 1 0, यहाँ पे भी 1 0 आया, 1 0 की मैट्रिक है। जब मैं 1 0 को 0 1 से कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 2 बिट का डिफरेंस है, तो हैमिंग डिस्टेंस हो जाएगी 2, है ना। तो 2 + 0 = 2। बात सभी को क्लियर है? तो नीचे वाले से मुझे हैमिंग डिस्टेंस, नीचे वाले से मुझे मैट्रिक मिली है 2, ऊपर वाले से मुझे मैट्रिक मिली है 4। क्योंकि ऊपर वाले की मैट्रिक ज़्यादा है इसलिए ऊपर वाले पाथ को मैं क्लोज कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले पाथ को ही मैं कंसिडर करूंगा। तो नीचे वाला पाथ हमारा क्या कहलाएगा? नीचे वाला पाथ हमारा कहलाएगा सर्वाइवल पाथ। क्लियर बात है सभी को? नीचे वाला पाथ इज नोन एज द पाथ दैट इज मेंशन्ड from C to B. This path is known as survival path.
क्लियर है। वैसे ही आप लोग इस सी में भी चेक करेंगे, इस सी में भी दो पाथ आ रहे हैं कि यहाँ से कि यहाँ से। यहाँ से जो बी से आ रहा है, बी की मैट्रिक है 1, यहाँ पे आउटपुट है 1 1, तो आउटपुट 1 1 को जब मैं 0 1 से कंपेयर करूँगा तो हेमिंग डिस्टेंस मिली 1, सो 1 प्लस मैट्रिक ऑफ प्रीवियस स्टेज 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो इस सी की इस पाथ के कारण मैट्रिक हुई 2। अब इस सी के बिलो पाथ के कारण मैट्रिक चेक करते हैं। इसकी मैट्रिक है, डी की मैट्रिक है 0, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आउटपुट 0 1। व्हेन वी कंपेयर 0 1 विद 0 1, सो देयर इज नो डिफरेंस, सो हैविंग डिस्टेंस विल बी 0। क्लियर बात। सो बिकॉज ऑफ हैविंग डिस्टेंस विल बी 0 एंड द प्रीवियस पाथ consists the matrix 0, so 0 plus 0 equals to 0. So here the lower matrix is 0, so that's why we cancel the above path. So this below path is known as survival path. बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाथ सर्वाइवल पाथ करके हम पूरे डायग्राम को रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। ये जो आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है ना, हम पाथ सर्वाइवल पाथ, लोअर मैट्रिक, हैमिंग डिस्टेंस, ये सब को चेक करते करते पूरा का पूरा एक पाथ, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे। क्लियर बात, सभी को समझ में आ गया? ठीक। और जब लास्ट में हम लोग ट्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो ट्रेसिंग करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ट्रेसिंग करना हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लास्ट से। अब वो कैसे स्टार्ट करेंगे आप लोग, उसके लिए ये डायग्राम देखिए, इसमें आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, हर एक नोड के ऊपर मैंने हर एक नोड के ऊपर मैंने मैट्रिक की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ से सॉल्व करते जैसे मैं लास्ट स्टेज तक पहुँचा, यहाँ पे मैट्रिक मुझे मिली है 5। क्लियर बात है। चलो अब इसको बैकवर्ड ट्रेस करते हैं ना, बैकवर्ड ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 5 से एक 4 में पाथ है, लेकिन ये पाथ तो हमारा सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि इसमें देखो मैंने क्रॉस का साइन मेंशन किया है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्रॉस मेंशन कर दिया है। इसका मतलब मैं यहाँ से नीचे नहीं आ सकता, मुझे इस पाथ को ट्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इस तरफ आया, जिसकी मैट्रिक थी 5, ठीक। अब मैं इसमें नीचे की तरफ आ रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे भी दो पाथ आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। ऊपर पाथ को मैंने कट किया है क्योंकि ये सर्वाइवल नहीं होगा, इसलिए मैं नीचे पाथ की तरफ चलूँगा। तो नीचे पाथ को, जिस पाथ की तरफ मैं जाते जाऊँगा बेटा, उस पाथ को आप डार्क करते जाएंगे, ठीक। अब मैं इस नोड में हूँ जिसकी मैट्रिक है 2। क्लियर बात है। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे बेटा कि ये जो 2 है ना, इसमें कौन कौन से पाथ आते हैं। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 2 में कौन कौन सी लाइन्स आती हैं, है ना। ये बी में कौन कौन सी लाइन्स आती हैं, तो बी में कनेक्शन है एक सी का और एक डी का। तो अगर आप चेक करेंगे, बी में कनेक्शन एक सी का एक डी का, तो आप ये चेक करेंगे कि हमें बी की तरफ जाना है, आप ये चेक करेंगे कि मुझे यहाँ से सी की तरफ जाना है या मुझे डी की तरफ जाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पाथ कैंसिल है, तो यहाँ से आप सी की तरफ जाएंगे, ठीक। अब आप लोग सी में आ गए, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पाथ दिख रहा है, तो मैं जो पाथ वैलिड दिख रहा है मैं उस पाथ की तरफ मूव करूंगा, ठीक। अब मैं ए में पहुंच गया हूँ, ए में ये ऊपर वाला पाथ तो कैंसिल है, मैं नीचे वाले पाथ की तरफ चलूंगा, नीचे वाले पाथ की तरफ आ गया। बी में दो पाथ थे, ऊपर वाला पाथ तो सर्वाइवल नहीं था, नीचे वाला पाथ सर्वाइवल था। तो हर सर्वाइवल पाथ को ट्रेस करते करते मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगेन मैं यहाँ तक आ गया, अगेन मैं यहाँ तक आ जाऊँगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ मुझे सर्वाइवल पाथ देखना है, और जहाँ पे दोनों सर्वाइवल पाथ होंगे ना, जहाँ पे 2 सर्वाइवल पाथ होंगे, वहाँ पे मैट्रिक को चेक करते जाना है ना। मैं यहाँ पे पहुँच गया और सर्वाइवल पाथ को चेक करते करते मैं यहाँ पे पहुँच गया और लास्ट में यहाँ पे पहुँच गया। ठीक बात, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर देखो ये एक पाथ है और ये एक पाथ है ना, अगर यहाँ पे क्रॉस है तो श्योरली आपको इसी तरफ जाना है, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए इसमें। ये पहली बात क्लियर है। अब दूसरी बात है ना, सपोज ये भी पाथ है और ये भी पाथ है, दोनों पाथ एक नोड में आ रहे हैं, सपोज इस नोड को मैंने बी कह दिया। अब ये भी सर्वाइवल है और ये भी मतलब सर्वाइवल है, दोनों पाथ की मैट्रिक्स सेम है, तो इसको भी मैं क्लोज नहीं, इसको भी मैं कट नहीं किया हूँ, इसको भी मैं कट नहीं किया हूँ। अब ऐसा क्वेश्चन आप बीच बीच में आएंगे जिसमें आप इस पाथ में भी जा सकते हैं, इस पाथ में भी जा सकते हैं। तो आप लोगों को ये चेक करना है कि ये यहाँ पे जो अगली नोड मिलेगी इसकी मैट्रिक कितनी है। जैसे इसकी मैट्रिक है 5 और इसकी मैट्रिक है 4, तो आप लोगों को इस कंडीशन में जिसकी मैट्रिक
कम होगी आप लोगों को उस तरफ मूव करना है। क्लियर बात सबको समझ में आई? ठीक। तो दो टाइप के ट्रेसिंग में आप लोगों को दो दिक्कत ही आएंगी। पहली दिक्कत आएगी कि आपको किस तरफ जाना है, तो आप लोग पहली बात जो सर्वाइवल पाथ होगा आप लोग उसकी तरफ जाइएगा, जैसा हम लोगों को इस क्वेश्चन में हो गया। ठीक है, अगर मान लो दोनों पाथ सर्वाइवल है तब कैसे करेंगे? तब आप देखेंगे कि जो भी हमारी प्रीवियस स्टेज थी उनमें से किसकी मैट्रिक कम थी, तो जिसकी मैट्रिक कम होगी आपको उसकी तरफ मूव करना है। दैट्स इट। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब जब ये पूरा पाथ आपका कंप्लीट हो जाएगा ना बेटा, तो आप लोगों को सिर्फ लास्ट में ये चेक करना है कि आप लोग डार्क लाइन को ट्रेस करते हुए आए हो कि डैश्ड लाइन को ट्रेस करते हुए आए हो। अगर आप डैश्ड लाइन को ट्रेस करते हुए आए हो तो मैंने ट्रेलिस डायग्राम में आप लोगों को बताया था डैश्ड लाइन इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन ऑफ 1 एंड डार्क लाइन इज नथिंग बट अ ट्रांजिशन ऑफ 0. सो when you trace the when you trace the dashed line it means that the input is 1 at that time. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश्ड लाइन की वैल्यू 1 है, डैश्ड लाइन की वैल्यू 1 है, तो मतलब इस फर्स्ट स्टेज से आपको इनपुट क्या मिला? 1 मिला, है ना। अब आप लोग सेकंड स्टेज में आओगे, सेकंड स्टेज में भी आप लोग डैश्ड लाइन को ट्रेस किए थे, सेकंड स्टेज में भी इनपुट आपका 1 मिला। थर्ड में आप लोग डार्क लाइन को ट्रेस किए थे, तो डार्क लाइन मतलब इनपुट 0 हुआ। फोर्थ लाइन में आप लोग डैश्ड लाइन को ट्रेस किए थे, तो फोर्थ में आपको आउटपुट 1 मिला। ठीक है, तो जब आप लोग पूरे इसके अकॉर्डिंग बिट्स फाइंड आउट करेंगे तब आप लोगों को जो इनकमिंग सीक्वेंस थी या जो मैसेज सीक्वेंस थी उसकी आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन को ट्रेस करके हम लोगों ने मैसेज की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट की है 11011001000। ठीक है, तो यही है ये विटर्बी डिकोडिंग। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, है ना, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अब जितना भी विटर्बी डिकोडिंग का टॉपिक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना भाई सभी। सपोज हमारे इनपुट में सपोज हमारे क्वेश्चन में 5 स्टेज है, तो क्या होगा बेटा? जो पहला वाला स्टेज होगा और लास्ट वाला स्टेज होगा उसमें सिर्फ एक एक नोड ही होगी, तो सिर्फ बीच वाले जो 3 स्टेज बचे हैं हमारे उसमें चारों नोड होंगे। क्लियर बात सभी को? कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद जो भी हमारा जीरो ट्रांजिशन है उसको डैश्ड लाइन, डार्क 1 ट्रांजिशन को जीरो ट्रांजिशन को डार्क लाइन, 1 ट्रांजिशन को डैश्ड लाइन करके ट्रेलिस डायग्राम, ट्रेलिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर देंगे। ट्रांजिशन लाइन के ऊपर आउटपुट को रिप्रेजेंट कर देंगे, है ना। अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि सर ये आउटपुट कहाँ से आया, है ना, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्ट ट्रांजिशन टेबल बनाया था, जब मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, उस समय मैंने ट्रेलिस डायग्राम आप लोगों को वहाँ पे बताया था। ठीक, तो सिंपल हमें ट्रेलिस डायग्राम बनाना है। द नंबर ऑफ स्टेजेस इन ट्रेलिस डायग्राम इज डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में कितनी स्टेज वाला आउटपुट दिया गया है। क्लियर? सो दिस वन इज ऑल अबाउट द ट्रेलिस स्ट्रक्चर, ट्रेलिस डायग्राम। ठीक, अब किसी को भी कुछ भी डाउट है इसमें तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जल्दी से पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। अदरवाइज फिर आज का ये वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते हैं, है ना। आज का हमारा यही रहेगा, ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग न्यूमेरिकल से ही करेंगे। क्लियर बात? कुछ भी डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अपनी अटेंडेंस यहाँ पे दे के जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।